आलम शेर ऐवान साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के किसी सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? अच्छा, आलम भाई के लिए मैं ये कहूँगा कि मैंने मैसेज कर कर छोड़ दिया था रात में, और सुबह अटेंटिव का ये आलम के उन्होंने मुझे खुद मैसेज किया, लव यू ब्रो फॉर दिस कम्युनिकेशन, और हमेशा आमीन कहने के लिए। बीच में आप थोड़े से बिजी थे घर में तकरीबात की वजह से, तो बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू फॉर दैट। मरगूब अहमद अब्बासी साहब जो कि हमें बताते हैं कि हम गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं और हम मुफ्त में हवा कैसे हासिल कर सकते हैं, फ्रेश एयर, घर से बेहतरीन अपनी सब्जियां कैसे उगा सकते हैं, कैसे फल फ्रूट उगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक। अच्छा जी, इसी के साथ उमैर कायम खानी जो कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रूह रवा, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर कायम खानी। उमैर कायम खानी, ओके। उमर कायम खानी, मुझे ये बताएगा, इतनी सॉफ्ट तबीयत के आप मालिक हैं, तो जब काम करवाना होता है तो गुस्सा दिखाते हैं या इतनी ही सॉफ्टली बात करते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत बहुत अच्छे और एहसन अंदाज में की जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे भाई माशाल्लाह अच्छे अंदाज से काम करते हैं। ज़बरदस्त। इसी के साथ मोहम्मद इब्तिहाद अहमद, गलत नहीं होना शायद मैम, कैसे हैं आप? और ऑक्सीजन फाउंडेशन स्कूल से डायरेक्टर हैं आप, और मुझे ये बताएगा कि इतना डिफरेंट नाम किसने सोचा? डिफरेंट नाम मेरे वालिद ने रखा था। इसका मतलब बेसिकली है खुश रहने वाला, खुश रखने वाला। बिल्कुल ऐसे अपने बच्चों का रख सकते हैं, बड़ा डिफरेंट नाम है। हम जब अर्तगल आया था तो लोगों ने रखा था कि भी बड़ा डिफरेंट नाम है। तो डायरेक्टर छोटी सी उम्र में कैसे बन गए? असल में इसके पीछे मेरे वालिदैन की मेहनत है। सही। मेरे वालिद की ख़ास तौर पर कि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया हर चीज़ में। फिर मुझे एजुकेशन की फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। देन उसके बाद 2019 में मैं प्रिंसिपल बना। उसके बाद फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 2 सालों से ऑक्सफोर्ड फाउंडेशन स्कूल का डायरेक्टर बन के खिदमत अंजाम बच्चे डरते हैं इतनी छोटी सी उम्र में, वैसे तो बोलते हैं कि सराय लुड्डी खेलते हैं, सॉरी लूडो खेलते हैं। नहीं, असल में देखिए आजकल का जो इन्वायरमेंट है ना, बच्चों को फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए। वो पहले ज़माने में क्या होता था, डंडा रखकर मार पीट करके, अब वो सिनेरियो चेंज हो गया। अच्छा, एक बात मैं बोलूँगा इस बारे में, इब्तिदा में आपसे बात करूँगा, लेकिन मैं जब पढ़ा तो तब भी 2012 में मैट्रिक किया, लेकिन उस टाइम पे भी सेप्रेट्रिक्स में अलाउड ही नहीं था मारना। हम आपकी तरफ आते हैं। आलम भाई, मुझे ये बताएगा कि पैरोकार जितने भी लोग हैं, यानी सब आप लोग, हुकूमत जो फैसले करती है उस पर आप तो मानते हैं, क्या दूसरे स्कूल ने भी माना कि जो 9 बजे स्कूल को खोलने का और ऑन टाइम बंद करने का जो एक नोटिफिकेशन नोटम जारी हुआ, उस पर अमल दरामद हो रहा है? असल में आज पहला दिन है इस नोटिफिकेशन को जो है आया, और आज से इसको जो है अप्लाई किया गया। जी जी, आज पहला दिन था। और ये आपने देखा होगा कि पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस जाएं टाइम में, तो वहाँ पर आता था कि एक जो है हमारा टाइम होता था और एक मुशर्रफ का टाइम होता था, यानी 1 घंटा घड़ी को आगे कर दिया जाता था, पता हुआ आपको। तो इसी वजह से ये तकरीबन जो है स्कूल्स टाइमिंग जो 9 बजे से की गई है, ये बेहतर एक इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से। और इसमें तमाम प्राइवेट स्कूल्स की जो एसोसिएशंस हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है एजुकेशन मिनिस्टर से जो है रब्ता किया और उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है इसकी टाइमिंग जो है बढ़ाएं। पहले तो क्योंकि जब ये छुट्टियां थी दिसंबर में, तो उस वक्त सर्दी जो है बहुत कम हो रही थी, और जैसे ही जनवरी में स्कूल जो है ओपन हुए तो सर्दी जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई। तो इस वजह से ये गवर्नमेंट से हमने जो है ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है इसके टाइमिंग चेंज करें। तो ये 9 बजे से जो है टाइमिंग जो है की गई है, ये बेहतर है। क्योंकि अभी 7 बजे से अगर जो बच्चे 8 बजे स्कूल पहुंच रहे थे तो उन्हें 7 बजे से घर से निकलना पड़ता था। और ये बहुत अच्छा इकदाम है कि ड्यूटीज़ पे जो लोग जाते हैं वो टाइम पे निकल जाएं। इस वजह से जो है हमारा ट्रैफिक का जो है वो जो दबाव है वो भी कम हो जाएगा रोड्स पे, और बच्चे भी जो है वो सर्दी से बच सकेंगे। और सिर्फ सर्दी से नहीं बचना, इससे जो है बहुत से जो अमराज में बच्चे जो है वो मुब्तला हो जाते हैं, स्टाफ हो जाते हैं, टीचर हो जाते हैं, तो वो भी उससे बच पाएंगे। बहुत अच्छा इकदाम है। मरहूब साहब, सर्दियों में पौधों की हिफाजत कैसे की जाए? सर्दियों में ही पौधों के लिए एक डोरमेंसी पीरियड आता है, तकरीबन 1.5 से 2 माह का। वो सोने वाला जो आपने पीरियड बताया ना कि सो जाते हैं पौधे, रेस्ट में होते हैं, जो भी कह लें आप। तो उस वक्त कुछ एहतियातों की भी ज़रूरत होती है उस डोरमेंसी पीरियड से, और बाद में भी। तो ये होता है कि आप ना उसको पौधों को ज़रा धूप ज़्यादा अच्छी रहे, बहुत तेज़ खुली हवा में आप ना रखें, क्योंकि चलती हुई तेज़ हवा जो होती है उनके पत्तों के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको फ्रीज़ कर देती है, और जब सेल फ्रीज़ होते हैं तो वो फट जाते हैं और पत्ते डैमेजेस की तरफ जाते हैं। इसलिए उनको दीवार के साथ
या किसी कवर हो, पॉलीथीन हो या कोई बोरी वगैरह हो, उसके ज़रिए आप कवर रखें। पानी सवाल था वैसे माशाल्लाह, जबरदस्त। आप कहते हैं ना कि टीचर होता है, ये सवाल आया था, मैं करने वाला था, आपने खुद ही कर दिया। और पौधों को पानी भी एहतियात से कम दे ज़्यादातर, और बेहतरीन आइडियल टाइम जो होता है ना सर्दियों में आप दें तो 9 से 11 के दरमियान दे दें आप पानी उनको, शाम को या रात को इस तरह उनको पानी ना दें। एक और टर्म इस्तेमाल होती है मल्चिंग करना पौधों को। नाम तो इसका मुश्किल सा है लेकिन यह आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मल्चिंग को हमें जो हम करते हैं उससे पौधों की ये जो अगर पॉट कल में काम कर रहे हैं आप, गमलों में है, तो मिट्टी भी ठंडी होती है और उसके जड़ों को ठंडक बहुत ज़्यादा मिलती है। तो उसके लिए मल्चिंग लफ्ज़ यूज़ किया गया। मल्चिंग होती है कि आप चावलों के सूखा जो होते हैं वो छिलका, या नारियल का छिलका, या आप पत्तों का पत्ते जो होते हैं उनको उस गमलों के ऊपर एक तह की शक्ल में बिछा दिया जाता है थोड़ा सा, हाँ, ताकि डायरेक्टली ठंडी हवा उनकी जड़ों तक या है या उनकी मिट्टी को मुसलसल ठंडा ना करे, इसको हम मल्चिंग कहते हैं। तो यही कुछ तरीके होते हैं, और आपको फंगस वगैरह का भी बचाने के लिए पानी वगैरह का भी ख्याल रखना चाहिए। जबरदस्त। हम आते हैं सर आपकी तरफ, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का रोज़गार प्रोग्राम क्या है? जिशान भाई, एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा ऑपरेट हुआ है, तो मुझे कैंसर हो गया था और 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह उसका ऑपरेट हुआ है। तो अभी मुझे थोड़ा सा बात करने में या अल्फाज की अदायगी में प्रॉब्लम होती है। तो अगर मैं आपको बोलूँ, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। जब आप सारी बीमारियां आपको, दुनिया में जो बीमारी है वो आपको है, विद सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपकी कही हुई एक बात से किसी की इस्लाह होती है ना, तो बेहतरीन शख्स वो होता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक आए, ये आप, अच्छा एक बात है, हम पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को हटा देते हैं, आप वो शख्स हैं जो लोगों को मोटिवेट करें, क्योंकि अक्सर कैंसर, जो माउथ कैंसर होता है, उस पर लोगों को ना पता है क्या, एक तो दूर कर दिया जाता है, उसको जिंदगी में नहीं लाया जाता। मैं यही अवेयरनेस देने के लिए बात की है मैंने। जबरदस्त। तो बिल्कुल माशाल्लाह जब मैं गया तो ये आपकी विल पावर इसमें बड़ी अहमियत की हामिल होती है। जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहते थे सर आपको पता है, और डॉक्टर मुझसे पूछते थे, क्योंकि मरहले वाइज डॉक्टर के पास जाना होता तो वो पूछते थे सर पेशेंट कौन है, तो वालिद साहब कहते थे भाई यही पेशेंट है। अक्सर पेशेंट वो घबरा जाते हैं। तो डॉक्टर मुजम्मिल साहब हैं जिन्होंने मेरा ऑपरेट किया, ये इसमें बैठते हैं कैंसर फाउंडेशन, जी कैंसर, जी अपना 7 डे के सामने है, NCCI हॉस्पिटल है, बिल्कुल NCCI, उसमें बैठते हैं। और माशाल्लाह उन्होंने कहा कि उमर भाई माशाल्लाह आपकी विल पावर काम कर रही है, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो माशाल्लाह हट्टे कट्टे होते हैं, जब उनको पता लगता है कि उनकी रिपोर्ट में कैंसर आया है तो वो स्ट्रेचर पे जाते हैं, उनसे उठा नहीं जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में मेरा ये ऑपरेट हुआ, उसके बाद कीमो लगी, रेडिएशन हुई, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज कर उम्रा करके आया हूँ माशाल्लाह। और इंशाल्लाह इस साल हज के लिए मैंने फॉर्म सबमिट करवाए मैं, इंशाल्लाह जरूर जाना। और फिर आप पर एक कर्ज डाल रहे हैं हम, ठीक है, आपने हम सबको अपनी दुआ में याद रखना है, ये कर्ज रहेगा आपका मुस्कुराती सुबह का, कि आपने दुआ में याद रखते। तो रोजगार सहूलत प्रोग्राम बताइएगा। अच्छा, सहूलत प्रोग्राम का ये है कि सर मरकज़ी मुस्लिम लीग का माशाल्लाह से ये मोटो है कि वो खिदमत इंसानियत को फ़रोग़ दे रही है कि हम सियासत में क्या काम करें। तो सियासत में हमें खिदमत इंसानियत करनी है, अंबिया वाली सियासत लेकर आनी है, पाकिस्तान का कल्चर का हिस्सा बनाना है। और कराची के हमारे नदीम अहमद ऐवान भाई माशाल्लाह, और हमारे सुबह सिंध के सदर फैसल नदीम जो हैं साहब, उन्होंने कहा कि हम कैसे कैसे जो मसाइल लोगों के पास हैं, हुकूमत में आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद तो सभी कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद और वगैरह वगैरह, लेकिन जो लोग इक़्तिदार में नहीं है, क्या उन्हें अपने हिस्से का काम करना नहीं चाहिए? क्या इक़्तिदार का वेट करना चाहिए? तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इसी मुद्दे पे काम कर रही है कि जब हम अल्लाह हमें इक़्तिदार दे तो अल्लाह की मेहरबानी इंशाल्लाह तब भी काम करेंगे, लेकिन अभी हम अपने हिस्से का काम करें, ना कि उन भाइयों पर, उन लोगों पर जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं और मसाइल के शिकार हैं। तो हम अपने हिस्से में क्या कर सकते हैं? मरकज़ी मुस्लिम लीग का इस वक्त 10वां रोज़गार सेशन चल रहा है, हर 2 से 3 महीने बाद ये एक मरहला चलता है। अभी इस वक्त 10वां मरहला चल रहा है, जिसके अंदर मरकज़ी मुस्लिम लीग के तवस्सुल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ऑफिस है शारा फैसल में, वहाँ पे इंडिपेंडेंट यानी कोई जमात का, जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ज़िला गरबी के सदर हूँ, लेकिन मैं भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता कि आप इसको बाइक दे दें या फला बंदे को लैपटॉप दे दें। बेस्ट। तो इसके अंदर हमने सर एक फार्म रखा हुआ है, वो फार्म जाके कोई भी पाकिस्तानी शहरी वहाँ जाके फार्म सबमिट करे और अपनी रिक्वायरमेंट वहाँ पे फार्म की फिल करे। कोई 2 गार्डनर की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे पेश कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह जो बाइक, लैपटॉप, सिलाई मशीन हमें बेसिकली
रोज़गार फराहम करना है। जो लोग रोज़गार करना चाहते हैं, छोटा मोटा उनके पास पैसे नहीं है, तो हम उन्हें कर्जा हंसना देते हैं। 1 साल के अरसे पर उनको अदायगी करनी होती है, 30% एडवांस देना होता है। इसके अलावा पूरा वही कीमत, उसमें 1 रुपया भी ऊपर आपसे नहीं लिया जाता। सूद की मद में, किसी और मद में, कुछ और बात बोल के नहीं लिया जाता। असल में मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपके लिए भाई ये कहूँगा कि आप लोगों का जो वापस लेने का जो एक मामला है ना, वो बेस्ट इसलिए होता है कि जब आप किसी को कोई चीज़ फ्री देते हैं ना आलम भाई, तो वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मगर उसे ऐसा ही है ना कि वो फिर उसकी कदर नहीं करते। जब आपको कदर कब होती है, जब आपको पैसा रिटर्न वापस करना होता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है जी। हम आपकी तरफ आते हैं, सख्त भाई, मेरे सख्त दाम वाले भाई, मुझे ये बताओ कि आपके यहाँ पर देखिए एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन इटसेल्फ एजुकेशन है। जब तक उसमें फन और एंटरटेनमेंट नहीं होता, बच्चा नहीं सीख सकता। प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के रूए रवा हमारे साथ मौजूद है। तो आप लोग अपने स्कूल्स के अंदर बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? मतलब चैनल्स पर लेके जाते हैं, ऑफिस विजिट्स होते हैं, इंडस्ट्री विजिट्स होते हैं, क्या करते हैं? देखिए बच्चों के लिए हम इम्पोर्टेंट चीज़ ये को करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे अभी दिसंबर हमारा गुजरा, तो दिसंबर पूरा हमारा जो है ना स्पोर्ट्स में जाता है। इंडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़, फिर जैसे यूनिवर्सिटीज़ के विज़िट हो गए, ख़ासतौर पर क्लास 9th और मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के विज़िट करवाते हैं, ताकि उनको अवेयरनेस आए कि भाई इन फ्यूचर उन्होंने किस फील्ड को चूज़ करना है। ज़बरदस्त। क्योंकि बच्चों को देखें, आजकल का जो बच्चा है वो टोटली जो है ना सोशल मीडिया पे चल रहा होता है। ऐसे ही तो है। हमें सोशल मीडिया को देखते हुए बच्चे को जो है ना गाइड करना होता है कि बेटा आपको इस फील्ड में जो आपकी चॉइस है उसमें आप आगे जा सकते हो। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ का आपको शौक़ हो, आप उस चीज़ में जब आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत आगे तक जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, लेकिन जो है मुझे शौक़ था टीचिंग का। क्योंकि देखिए टीचिंग बाय मिस्टेक कोई नहीं बन सकता। बड़ा औखा काम है टीचिंग का, मुझे भी बोला गया, मैंने कहा मुझे गुस्सा आया था 3 दफा से ज्यादा कोई पूछे, बड़ा मुश्किल काम है आपको टीचिंग करना। ये ना गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं। ऐसे ही है। टीचर जो है ना खुद बादशाह नहीं होता, लेकिन अपने जो शागिर्द होता है उनको बादशाह बनाता है। जबरदस्त। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मैं तकरीबन 2015 से इस फील्ड में हूँ। जबरदस्त। 15 से मैं इस फील्ड में हूँ। आज मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो एनईडी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गए, कुछ डाउ से पास हो गए, जो उस टाइम मैट्रिक में थे। अब जब वो बताते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि भाई ये हमारे हाथ के बच्चे हैं जिनको हमने पढ़ाया था किसी ज़माने में, आज वो काबिल बन रहे हैं। तो ये चीज़ होती है कि हमें बच्चों को ना इस दौर में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे जो है ना मोटिवेशन से ही आगे बढ़ते हैं। हमें मोटिवेशन मिली, हमारे वालिदैन ने, हमारे असातिज़ा ने, हमारे जो लोग थे उन्होंने हमें मोटिवेशन दी, और ये कहा गया कि भाई जिस चीज़ में आपको शौक़ है आप उस चीज़ में आगे बढ़ें। और हमें टीचिंग का शौक़ था, मुझे टीचिंग का शौक़ था, मैं इस फील्ड में आगे बढ़ा, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। ज़बरदस्त। अच्छा जी आलम भाई, आपसे सवाल ये आया है कि जैसे कि हमारे भाई भी मौजूद हैं जो कि सवालात का जवाब दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि यहाँ पर स्कूल जो है वो 4 कमरों में खोल दिया जाता है, बच्चों की कोई कैरिकुलम एक्टिविटी नहीं होती। इवन दो उनको ब्रेक में भी एक बच्चा जाता है 2 समोसे लेकर आता है, साथ वाले का भी, मतलब 20 बच्चे हैं तो 10 बच्चे जाते हैं, 10 बच्चे बैठते हैं। तो मुझे बताएं कि बच्चों का तो मुस्तकबिल तारीख होता जा रहा है। देखें ईशान भाई, ये हमारी जो है बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि जहाँ पर हमें जो है हमारा 15% जो है हमारी जीडीपी की हमने गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन के ऊपर लगानी है, ठीक है। लेकिन हमारे मुल्क में जो इसका रेशो आता है वो 4.5 भी अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँच सके, ठीक है। अभी यहाँ देखें हमारे पास अगर हम एक एरियाज़ में देख लें तो वहाँ गवर्नमेंट के स्कूल कितने हैं, या वहाँ पर जो है प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए या लोअर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के लिए हमारे पास कितने जो है इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। अगर हमें वहाँ पर 100 की ज़रूरत है तो वहाँ पर 10 से 15 भी नहीं होते, ठीक है। तो असल में ये है कि जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट ने जो इंस्टीट्यूट कायम करने हैं वो कायम कर ही नहीं पा रही। दूसरी बात जो है जो कायम है इंटीरियर सिंध के अंदर हैं या कराची के अंदर हैं, आप मज़ाफ़ाती इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पर जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल भी बदतर है, ठीक है। तो फिर वालिदैन को चॉइस करना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि मैं एक प्राइवेट एसोसिएशन की नुमाइंदगी करता हूँ तो मुझे बात करनी है प्राइवेट सेक्टर की, लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँगा बच्चों की, स्टूडेंट्स की बात करूँगा। तो बात यह है कि वो स्टूडेंट्स को फिर जो है चॉइस करने पड़ते हैं प्राइवेट सेक्टर में आके, प्राइवेट इंस्टीट्यूट।
अब प्राइवेट में जहाँ पर बात आपने की कि 3 से 4 कमरों वाला स्कूल है और वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती, यहाँ पर हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध है, जिसकी एडिशनल डायरेक्टर मैडम राफिया जावेद साहब हैं, तो उनकी तरफ से जो हमारा लॉ है उसमें ये मौजूद है कि कम से कम मज़ाफ़ाती इलाकों में 240 और जो है शहरी इलाकों में 400 जो स्क्वायर यार्ड पर जो है अगर प्लाट मौजूद होगा, बिल्डिंग मौजूद होगी तो उसे रजिस्ट्रेशन मिलेगी। ठीक है सर। और उसके अलावा जो है रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। सही है। देखिए गवर्नमेंट ने तो अपना एक लॉ बना दिया, लेकिन हमारे पास होता यह है कि हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर ये 2 से 3 कमरों में स्कूल खुले हुए हैं, और एक बात की मैं यहाँ वजाहत कर दूँ, ये अपडेट कर दूँ कि अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 1 कमरे के ऊपर भी स्कूल बनाया है। ठीक है। अभी आप जाएँ मज़ाफ़ाती इलाकों में जहाँ पर मैट्रिक और इंटर बच्चे पढ़े हुए हैं, उन्हें कहा है कि आप एक फॉर्म भरें और 20 से 25 बच्चे जो है आप अपने घर पे पढ़ाएं, हम आपको 15 से 20 हज़ार रुपये जो है वो सैलरी देंगे। ठीक है। और ये मज़ाफ़ाती इलाकों में ये स्कूल कायम हो चुके हैं। तो आप 3 से 4 कमरों वाली बात कर रहे हैं, यहाँ तो 1 कमरे के ऊपर भी जो है स्कूल बन गया। असल में बात यह है कि हमारे पास अभी इंस्टीट्यूट्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना वालिदैन की चॉइस है, अगर उनके पास उनके एरिया में कोई अच्छा स्कूल मौजूद है तो वो गुरेज करें 2 से 3 कमरों वाले स्कूल में जाने से। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर फिर जो है हम दोस्ती यारी पाल लेते हैं। ठीक है। या हमारे तल्लुकात है तो हम अपने बच्चे को ऐसे स्कूलों में दाखिल कर लें। मैं ख़ुद भी ऐसे स्कूलों का बिल्कुल हामी नहीं हूँ। ठीक है। कम से कम हम जो है स्टूडेंट्स को जो है अगर तालीम देते हैं तो उनके लिए हमें इन्वायरमेंट जो है वो पैदा करना लाजमी है। बच्चा वैसे तो उनके वालिदैन भी ग्रेजुएट भी होते हैं, मास्टर्स भी होते हैं, वो अपने घरों में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक स्कूल में बच्चे को भेजने का मकसद ही ये होता है कि वहाँ वो तरबियत हासिल करे, वहाँ उसके अंदर जो है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो। तो इस वजह से जो है ये वालिदैन की अपनी चॉइस है कि अगर वो 2 से 3 कमरों वाले स्कूल की चॉइस करते हैं तो फिर उन्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए। नहीं तो हमारी एसोसिएशन पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का जो सर्वे है, जो हमारे मेंबरान हैं, जो हम पूरी कराची, इंटीरियर सिंध और पाकिस्तान के स्कूल्स का जो हम विज़िट करते हैं, तो हमने देखा है कि तमाम एरियाज़ में, चाहे वो मज़ाफ़ाती हैं चाहे वो शहरी हैं, वहाँ पर बड़ी बिल्डिंग्स में भी अच्छे स्कूल मौजूद हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि वो अच्छे स्कूलों की चॉइस करें। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे एक चीज़ वो बोली जा रही थी कि जिसका जवाब आपने खुद ही दे दिया। कॉलर भी यही कह रहे थे कि आप जब आए हैं। अच्छा, एक सवाल 1 मिनट के अंदर उसका आंसर, मैं लंबी नहीं लूंगा क्योंकि एक चीज नहीं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं आपको ऑफिस बता दूंगा। मुझे बताएं कि आज से 2 हफ्ते या 1 हफ्ते पहले स्कूल्स में कोई हड़ताल हुई है? असल में हड़ताल नहीं हुई। असल में ये था कि प्राइवेट, ये 1 मिनट का आपने कहा, ये 1 मिनट का जो है ना जवाब नहीं है, ये जवाब थोड़ा सा लंबा है। असल में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है और सखर बेंच जो है हमारा, वहाँ पर 3 स्कूलों के ख़िलाफ़ एक कंप्लेन जो है वो जो है सबमिट हुई थी। तो वहाँ पर उन स्कूल्स के लिए जब फैसला आया तो हमारे पास होता ये है कि भाई अगर अदालत के पास 3 स्कूलों की कंप्लेन आई है तो आप उन 3 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है। अगर सुने, अगर मैंने गलती की है तो मेरे खिलाफ करें ना, आप जिशान को इसके अंदर क्यों ला रहे हैं, उसको भी साथ लें। लेकिन बहरहाल ये एक कोर्ट मैटर है, हम इस पर थोड़ा सा मुहतात होकर बात करेंगे। तो वहाँ पर जो है फैसला आया और जो तफसीली फैसला आया उसमें यही लिखा हुआ था, जो चीज़ें उससे मांगी गई थी वही थी, लेकिन जब उसकी तशरीह की गई तो उसकी गलत की गई, तो ये एंटी करप्शन को ये केस दे दिया गया। तो इस वजह से जो है हमने 9 तारीख को हमने पूरे हमारे एसोसिएशन ग्रैंड अलायंस जो है ये बना था, तमाम जितनी छोटी बड़ी तमाम एसोसिएशंस हैं, और उन्होंने 9 जनवरी को जो है ये कॉल दी थी कि स्कूल बंद करने की। लेकिन उससे पहले ही 8 तारीख को जो है एजुकेशन मिनिस्टर सिंध के साथ हमारी मीटिंग हुई और उन्होंने हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमें सिर्फ एक बात थी कि आप आएँ, वेरिफिकेशन करें, 10% जो बच्चे हमारे पास फ्री होते हैं आप उनकी वेरिफिकेशन करें,
ठीक है। लेकिन आप आए, आपने एंटी करप्शन को दिया, एंटी करप्शन वाले अगर आते हैं, अब पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट हमें कोई फंडिंग नहीं देती, हम गवर्नमेंट के उसके ऊपर नहीं चल रहे, ठीक है ना। हम गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन लेते हैं ज़रूर हैं, ठीक है, और उनकी सरपरस्ती में चल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें जो है फंडिंग नहीं देती। तो जिन इदारों को गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करती तो एंटी करप्शन का वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, आपने हमें पैसे ही नहीं दिए, आप हमारी करप्शन हो या वो कहाँ से चेक कर रहे हैं। तो मैं एक मिनट सर, फिर उसी तरह जो है हमने सिर्फ ये कहा कि हम आपको लिस्ट दे रहे हैं जो गवर्नमेंट ने हमसे मांगी, हम आपको लिस्ट दे रहे हैं, आप आएँ और आप हमारे रिकॉर्ड से चेक करें कि ये बच्चा फ्री है या नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आप मत जाएं कि आप इंक्वायरियां मत करें कि आप टीचरों को बुलाएं, आप पेरेंट्स को बुलाएं, आप गलत है ना, गलत है। आप वीडियो बना रहे हैं, अब हमें पता है ना यार, आप उस चीज़ को ले, आप यकीन करें जिन स्कूल्स में गए वहाँ के पेरेंट्स ने जो है इतना स्कूल वालों को जो है ना बाद में तंग किया कि वो डर जाते हैं कि ये पुलिस आई तो वही हमसे क्यों पूछ रही थी। तो ये वाले बहुत सारे मसले मसाइल थे। बहरहाल हम एजुकेशन मिनिस्टर सिंध सैयद सरदार अली शाह साहब के बहुत ही नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो है हमारी बात को माना, सराहा, और वो हैरान हुए कि इतनी कम फीसिस में। अब देखें, जब हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है 50,000, 25,000, 20,000 फीस वाले स्कूल, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए इस चैनल के थ्रू ये बात बताता चलूँ कि इस कराची की मज़ाफ़ाती इलाकों में 1,000 फीस से भी स्कूल शुरू हो रहे हैं जो 1,000 रुपये फ़ीस लेते हैं और बच्चों को तालीम दे रहे हैं। और कम से कम वो टूटा फूटा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है जहाँ पर बच्चे नीचे बैठे होते हैं, ऊपर प्लस्तर गिर जाते हैं, छतें गिर जाती हैं, पंखे गिर जाते हैं, बच्चे ज़ख्मी हो जाते हैं, और वाशरूमों में जो है लोटा तक नहीं होता, पानी अभी भी नहीं है कराची के स्कूलों में। वहाँ से ये आपके प्राइवेट स्कूल जो हैं चाहे 1,000 रुपये फ़ीस ले रहे हैं, छोटी बिल्डिंगों में मौजूद हैं, लेकिन ये आपके बच्चों को फिर भी तालीम दे रहे हैं, ठीक है, और तमाम सहूलियात भी दे रहे हैं। कोई भी प्राइवेट स्कूल अभी भी इस टाइम में यकीन से कह रहा हूँ एक जो है जिम्मेदार होने की हैसियत से कि कराची में मौजूद और सिंध में ऐसा नहीं होगा प्राइवेट स्कूल जिसके अंदर वाशरूम ना हो और प्रॉपर जो है बिजली का इंतजाम ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, और ब्रेक पर जाते जाते मेरे बहुत प्यारे भाई अशरफ कैरल का एक ज़बरदस्त सा गाना जो कि रिलीज़ हुआ है वो आपको सुनवाएंगे। और अशरफ के लिए मैं ये कहूँगा कि बेहतरीन आवाज़ के साथ बेहतरीन कॉम्पोजिशंस करते हैं, बेहतरीन लिरिक्स लिखते हैं, और ये वन मैन शो है। आप भी देखिए और इनके पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वो टैलेंट है जिसको आगे बढ़ना है। देखते हैं ब्रेक में ये गाना, फिर वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबाबत। ज़ीशान है सर ना, वेलकम बैक। और इसी के साथ महबूब साहब ये बताएगा कि सर्दियों में कीड़ों से कैसे बचाव किया जाए। सर्दियों के कोई डिफरेंट कीड़े होते हैं कि वो भी चादर वादर ओढ़ के आते हैं, उनको ठंड नहीं लगती? ये सीजनल इंसेक्ट्स होते हैं जो आते हैं, और सर्दियों में कुछ ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं नमी की वजह से ना। इसमें ज़्यादातर जो है ना वो एक सफ़ेद मक्खी कहलाती है, बहुत बारीक सी होती है, और मिली बग्स होते हैं। इसके अलावा सुंडीज़ की अक़साम है, एफेट्स हैं, ये ज़्यादातर अटैक करते हैं। होता ये है कि हमारे यहाँ गार्डनर्स जो होते हैं जो घर में गार्डनिंग कर रहे हैं, वो ये होता है कि वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब कोई इंसेक्ट्स आएंगे तो हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। तो जब वो आ जाते हैं तो वो अपनी तबाही तो फैलाते ही हैं। तो हम ये नहीं करते। मेरा कहने का मकसद है कि हमें पहले से प्रिकॉशनली चलना चाहिए, अपने प्लांट्स पर इस किस्म का ट्रीटमेंट रखना चाहिए कि इन कीड़ों का कम से कम उनके ऊपर असरात आए, ना कि हम इंतज़ार करें कि कीड़े जब आएंगे तो फिर हम जो है ना उनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसके लिए ये होता है कि आप अपने प्लांट्स के ऊपर सर्दियों के अंदर ये जो ज़्यादातर नीम ऑयल, इसमें एक ऑर्गेनिक चीज़ है, और इसके अलावा भी है ऐसी स्मेलदार चीज़ें जैसे लहसुन है, प्याज है, और कड़वी चीज़ें, नीम के पत्ते हैं, और आपके ये एलोवेरा के वो है, ये चीज़ें फर्टिलाइज़र भी होती हैं। इनसे भी कुछ चीज़ें बन जाती हैं, और अगर आप स्प्रे करते रहें ये नीम ऑयल वगैरह, तो पौधों का चूँकि पत्तों का जायका ख़राब हो जाता है तो कीड़े मरते तो नहीं हैं, मरेंगे नहीं आपकी ऑर्गेनिक मेडिसिन से, लेकिन वो चले जाते हैं कि उनको अपनी खुराक वहाँ मिलती नहीं है। सही, मतलब वो कहते हैं कि ये लोग मतलब हाँ नहीं मिलेगी, हम छोड़कर तो चले जाएंगे। अब ये है कि अगर आप मारने पे आएंगे उन्हें केमिकल से, तो फिर आप क्या, तितलियाँ भी मरेंगी, हौरे भी मरेंगे, चिड़ियाँ भी भाग जाएंगी।
यानी सारे वो जो हैं जो आपकी पॉलिनेशन का रोल अदा करते हैं फलों फ्रूट्स के लिए, वो भी फिर नहीं आएंगे। तो हमें केमिकल्स को ज़रा अवॉइड करना चाहिए घरेलू लेवल पे। अब अगर आप खेत और उसकी बातें करेंगे तो वहाँ तो ऐसी तेज़ हैवी मेडिसिन डलती हैं कि मैंने देखा बड़े अच्छे अच्छे कीड़े और हैवी चीज़ें तक जो होती हैं वो आके ज़मीन में गिर जाती है, वो फ़ौरन मर जाती हैं। तो हमें घर में तो अवॉइड करना चाहिए, तो हमारे लिए ख़ुद भी हार्मफुल है और बच्चे होते हैं उनके लिए भी सही नहीं वैसे है। भी अगर ज़्यादा यूज़ करते फल फ्रूट जो आपका है सब्जी वो भी हार्मफुल हो जाती है। जी आपकी तरफ आते हैं मुस्लिम लीग पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का आपने एक तो इंतखाब क्यों किया और दूसरा आपको फंडिंग कहाँ से आती है? अच्छा जी, देखें इंतखाब तो निशान भाई मैंने इसलिए किया कि मैं माशाल्लाह इस जमात से तकरीबन 14 साल से मुंसलिक हूँ। अच्छा ये जो है इंतखाब तो मैं अपने दोस्तों से आज भी कहता हूँ कि अगर इससे अच्छी कोई जमात आपकी नज़र में है दलील के साथ, तो मैं उसको ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने मर के अल्लाह को जवाब देना है। किसी जमात के बानी को या सदर को जवाब नहीं देना कि मैंने ये जमात क्यों छोड़ी और या उस बानी ने आकर हिसाब नहीं देना, आपका हिसाब नहीं देना, हिसाब भी हमने अपना देना है। एक तो मुझे 14 साल में ना मुझे ना मेरे वालिदैन को ना किसी मेरे दोस्त को ये फील हुआ कि यार इससे बेहतर कोई जमात है, उमर भाई आप छोड़ दें। ठीक है। दूसरी बात ये कि इस जमात के अंदर हमें ये सिखाया जाता है कि मुहिब वतन पाकिस्तानी होने की जो तड़प है वो मेरी जमात के साथ वाबस्ता होने के बाद बढ़ गई है। माशाल्लाह सब जानते हैं जमात का रोल। जब भी पाकिस्तान के अंदर कहीं सैलाब आ जाए, कोई आफत ज़दा इलाकों में मामलात आ जाएँ, अभी हाल ही में हमारे पास पंजाब में सैलाब आया, अलीपुर के अंदर हमने खैमा बस्तियाँ कायम की और बेहतरीन काम किए, मिसाली काम किए जमात ने, और अभी भी जमात वहाँ पे काम कर रही है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इस अंदाज से काम कर रही है कि वहाँ पे माशाल्लाह मेडिकल की जो टीमें थी वो बता रही हैं कि ऐसी ऐसी सहूलियात फराहम की आपकी जमात की तरफ से कि लोगों ने कहा कि हमें तो घर में भी ये सहूलियात फराहम नहीं की गई। और ये हम ऑन एयर आपसे बात कर रहे हैं, दलील के साथ बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कोई भाई मुझसे बात करे तो दलील के साथ करे, तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अगर हम किसी और जमात सियासी जमात की बात करें तो हमें तरबियत दी जाती है कि देखें सब आपके भाई हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी है, हर पूरी जमात ख़राब नहीं हो सकती, उसके कुछ लोग मसले कर सकते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम सब के लिए खुले दिल के साथ, अभी इंटर पार्टी इलेक्शन का सिलसिला चल रहा है। कल 11 नवंबर को हमने कराची के 55 यूसीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंटर पार्टी इलेक्शन किए। यूसी के सदूर मुंतखब करने के लिए तीसरा मरहला था हमारा, ये पहला मरहला हुआ, फिर दूसरा हुआ। अभी कल 11 जनवरी 2026 को हमने कराची की 55 यूसीज़ में इंटर पार्टी इलेक्शन किए यूसी के सदर मुंतखब करने के लिए। ठीक है। दूसरी जमात या दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कि भाई फला हमारा नुमाइंदा है और आप, अच्छा आपने भी फेयर इलेक्शन, लेकिन हमने इंटर पार्टी इलेक्शन यानी पार्टी के अंदर वाले भाई उसको वोट देंगे कि भाई हम इसको सदर बनाना चाहते हैं और उसकी ये हमारा जो है वोट बैंक है। फिर हमने उसको इंशाल्लाह सदर बनाने की, सदर बने, वो मुंतखब हुए। इसी तरीके से सर इस जमात के अंदर अभी भी हम कहते हैं कि हमारे अमीर साहब कहते हैं कि 2 बंदे जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हो हम उसको वेलकम करेंगे, दूसरा उसका किसी गलत एक्टिविटी में कोई किरदार ना हो। मुझे जो बात आपकी पार्टी की अच्छी लगी कि आपकी पार्टी का जो एक मंशूर है कि हमने काम करना है, जब इक्तदार में आएंगे तो मजीद करेंगे, ये नहीं करेंगे पहले इक्तदार दो फिर हम काम करेंगे। बेस्ट है जी। अच्छा सर, ये जो आप कह रहे हैं पार्टी में, कहता हूँ ये जमात है, जमात का काम होता है लोगों को जोड़ना। हम इंशाल्लाह धड़े नहीं बनाएंगे, हम लोगों को जोड़ेंगे, जोड़ने वाला काम करेंगे। जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। फंड की बात की थी आपने कि फंडिंग कहाँ से आती है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई भाई आपको नहीं कहेगा कि भाई फला पार्टी या फला जमात हमसे भत्ता लेती है, कुछ और बात। हम जमात जो है मोटिवेट करते हैं, ताजिरों के पास जाते हैं, अपने अच्छे कामों की फहरिस्त उनके सामने रखते हैं। अभी मेरा स्कूल है, 10 साल से मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, लेकिन जमात के काम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये शौक़ पैदा हुआ कि हाजरा मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल औरंगी टाउन 5 नंबर पर मैं यतीम बच्चों को पूरे तालीम फ्री फराम करता हूँ। ज़बरदस्त। ये 10% और 20% क्या, हम तो कहते हैं औरंगी टाउन के अंदर आएँ। ये भाई ने बात की मज़ाफ़ाती इलाकों में आप जाएँ, कोरंगी में जाएँ, लांडी में जाएँ, मरीर में जाएँ, हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं मुझे 100% यकीन है कि ये माशाल्लाह बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं अपना, और ये यतीम बच्चों के साथ बोले बगैर, किसी जमात के दबाव में आए बगैर काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसी तरीके से हमारे स्कूल में यतीम बच्चों की तालीम बिल्कुल फ्री है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, अगर मेरे स्कूल के आसपास कोई भी यतीम बच्चा मेरे स्कूल में दाखिला लेना चाहता है, उसका कोर्स, उसका यूनिफॉर्म और मैट्रिक तक एजुकेशन उसकी बिल्कुल फ्री है। यहाँ तक के बोर्ड की फ़ीस भी हम पे करेंगे। आपका स्कूल किस इलाके में?
औरंगी टाउन 5 नंबर, हाजरा मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल औरंगी टाउन 5 नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह 400 गज पे मुश्तमिल है। 420 ज़बरदस्त। यहाँ पर आपने आना है और भाई के पास इब्तिहात, राइट। और मुझे ये बता इब्तिहात कि जब बच्चों को आप पढ़ा रहे होते हो, और क्योंकि यू आर द यंगर वन इन द प्रिंसिपैलिटी एंड एवरीथिंग, तो मुझे ये बताओ कि आपका बच्चे डरते हैं, मतलब मारना तो नहीं होता है लेकिन एक टीचर का या प्रिंसिपल का रोप होता है, तो है आपका, या आप फ्रेंडली माहौल में चलो ठीक है मैं सुन लूँगा ये हो जाएगा? देखिए, रोप अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छा, रोप का तरीक़ाकार सिंपल सा ये है कि आजकल की जो जनरेशन है ना, जेन जी ख़ास तौर पर, ये चाहती है कि हमारी भी बात मानी जाए और मनवाई भी जाए। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ जो क्लास 9th और मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर, हमारे सराउंडिंग में बेसिकली मेरा जो स्कूल है वो अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 में है। तो वहाँ सराउंडिंग में जितने स्कूल्स हैं वो हैरान इस बात पे होता है कि आपकी नॉलेज में होगा कि लास्ट पेपर जिस दिन स्कूल में होता है वहाँ क्या हाल होता है, इंक्स फेंकते हैं। मेरे स्कूल में आज तक किसी बच्चे के कपड़े गंदे नहीं हुए, ज़बरदस्त। आज तक। मैट्रिक क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं 1-2 जगह और भी मीटिंग्स वगैरह में गया तो स्कूल के प्रिंसिपल खासतौर पर परेशान होते हैं कि यार मैट्रिक क्लास का क्या किया जाए। लास्ट डे क्या करते हैं, फैन तोड़ दिए, लाइट्स तोड़ दी, गंदी हरकतें करते। एक बैड हैबिट है। तो हमने क्या, हमारे स्कूल में आज तक एक बटन तक नहीं टूटा। उसका रीज़न सिंपल से ये है कि फॉर एग्जांपल लास्ट पेपर है, उससे पहले बच्चों को मोटिवेट कर दिया कि बेटा देखो, आप इंक परचेज करोगे, आप कोई भी चीज़ ऐसी परचेज करोगे, उस पर आप पैसे वेस्ट करोगे और फेंक दोगे, तो उससे क्या होगा, आपके कपड़े भी गंदे होंगे। बच्चों को देखिए प्यार से समझाना पड़ता है, पहले उनकी जो है ना काउंसलिंग करनी पड़ती है। जब हमने उसकी, अच्छा ये काम मैंने तकरीबन 2019 से जब मैं प्रिंसिपल बना उस टाइम जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, ऑक्सब्रिज फाउंडेशन स्कूल, वो तकरीबन 3 क्लास तक का था। तो उस टाइम जो 3 क्लास के बच्चे थे वो फिर अभी मैट्रिक में पहुंच चुके हैं। तो वो जो मैट्रिक के बच्चे हैं वो जाहिर सी बात है शुरू से उनको पता है कि सर किस नेचर के हैं। हम जो है अपनी बातें भी मनवाते हैं, उनकी बात भी मानते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया था दिसंबर में, तो बच्चों की फरमाइश पे कि सर हमें जो है ना क्रिकेट खेलनी है, हमें ये भी क्रिकेट के लिए चाहिए। तो मैंने कहा ओके। देन मैंने ये कहा कि भाई दिसंबर में आप ये एक्टिविटीज़ करोगे, मैराथन रेसेस होती है हमारी जो है मतलब इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता है, और फिर जो हमारी इंडोर एक्टिविटीज़ होती है जिसमें स्क्रैबल है, लूडो गेम्स हैं, और फिर हमारी आर्ट एग्जीबिशन होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना हम बहुत ज़्यादा नॉमिनल फीस में वो कर रहे हैं। जैसे आलम साहब ने फरमाया कि प्राइवेट स्कूल जो है ना बहुत कम फीसों में, अब हमारी जो एवरेज फीस है वो 2500 है। अब अजीज़ाबाद की सराउंडिंग में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो प्रॉपर स्पोर्ट्स वीक सेलिब्रेट करता हो। हमारे स्कूल के साथ एक ग्राउंड है, हम वहाँ पर प्रॉपर स्पोर्ट्स वीक सेलिब्रेट करते हैं। और हमारा जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट हुआ, ऑक्सब्रिज फाउंडेशन स्कूल बहुत छोटा स्कूल है, लेकिन टूर्नामेंट किसके साथ हुआ, व्हाइट हाउस ग्रामर स्कूल के साथ, जिसके 17 कैंपसेस कराची में मौजूद है। तो उससे क्या है कि ना जब किसी बड़े स्कूल के साथ कोई कंपटीशन होता है या किसी ऐसी जगह पे जाके कंपटीशन होता है, जब हमारा बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो जो है बच्चों में एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और मैं सर ये बात कहूँगा कि स्कूल वही बड़ा होता है जिसके बच्चे पढ़ लिख कर आगे जाते हैं। बिल्कुल, बिल्डिंग बड़े होने से कुछ नहीं होता। जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, चले गए थे, ताज़ियत शायद करनी थी। हाँ सर, मैं असल में स्टार्ट में ये बोलना चाह रहा था, आज आपने हुक्म दिया और आपकी हम जो है बात को टाल नहीं सकते। आप हमारे वो भाई हैं, दोस्त हैं। हमारे इब्राहिम हैदरी टाउन के नायब सदर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं मलिक साजिद साहब, हलाल पाकिस्तान सेकेंडरी स्कूल के आप जो है ना प्रिंसिपल हैं। उनके वालिद साहब को हार्ट अटैक की वजह से उनका इंतकाल हो गया। तो मैं पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन और आपके चैनल के तवस्सुस से जो है अपने चेयरमैन और अपने तमाम मेंबरान की जानिब से उनसे तज़ियत करता हूँ। और उनके वालिद साहब के लिए हम तमाम लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उन्हें जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। उसी के साथ कब्र के जो मराहिल हैं वो अल्लाह ताला उनके सुरखरू करे उसमें, और वही बहुत ज़बरदस्त उनके वालिद साहब थे। हमारी उनके साथ मुलाकात भी रही। 80 ईयर्स की एज में जो है उनका जो है इंतकाल हुआ। माशाल्लाह बुज़ुर्ग हस्ती थी, और उनके तमाम बच्चे भी जो हैं और पोते नवासे माशाल्लाह एजुकेशन से रिलेटेड हैं, और तमाम माशाल्लाह एक बेहतरीन फैमिली है। और कहते हैं कि जब बुज़ुर्गों का साया घर से जाता है तो वहाँ से काफ़ी हद तक रहमतें और नेमतें कम हो जाती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जिनके भी वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी कदर करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि
दुनिया में फिर कुछ नहीं मिलता, पैसा भी मिल जाता है, दोस्त भी मिल जाते हैं, हर रिश्ता मिलता है, माँ बाप का रिश्ता नहीं मिलता। ऐसे ही जी महबूब साहब, सर्दियों के फूल और सब्जियाँ या फल और सब्जियाँ? हाँ, सर्दियों के सीज़न वाइज फ्लावर्स होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, और उनके नाम भी चूँकि बॉटनिकल होते हैं तो ज़रा थोड़े मुश्किल होते हैं, लोगों को याद तो रहते नहीं। तो ज़्यादातर इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो फ्लावर्स लगाना चाह रहे हैं वो नॉर्मली बड़ी अच्छी जो शॉप्स हैं कराची के अंदर उन पे चले जाएं, और वहाँ पे वो वैसे भी गाइड कर देंगे और उनको पिक्चर्स के हिसाब से भी फ्लावर्स की सीड्स अवेलेबल होंगे, तो वो उनको लगा लें। वैसे तो जनरली जो होता है वो गेंदा है, गुलाब है, गेंदा लगता है ना वैसे जी, मैरीगोल्ड जिसे कहते हैं वो है, पेटोनिया है, गुले दाऊदी है, ये चीज़ें जो होती हैं ना ये सर्दियों में अच्छी फ्लावरिंग। मोतिया नहीं, आप उसको सीलिंग पर तो कर सकते हैं ना, लगा तो सकती हैं, वो लगेगा भी नहीं, ज़रा स्लो रहेगा इस टाइम पे और प्रॉब्लम्स रहेंगी उसको। तो ये ज़्यादातर गर्मियों के अंदर इसके फूल भी होते हैं, खुशबू ज़बरदस्त होती है। मैं आपसे कहूँगा कि हम जहाँ पर भी हों आपसे, तो मोतिया चाहिए मुझे आपसे। और वो मतलब वो कहते हैं ना कि एवरी डे पर हम जब उसको स्मेल करें तो मैं मरहूब साहब तो क्या इससे बात अच्छा है। तो रात की रानी वगैरह उसको सांप आता है, मैं कभी नहीं कोई चैनल पे आ गया हम तो भाग जाएंगे। सांप तो वहाँ पे भी आते हैं जहाँ पौधे नहीं होते, ऐसा ही है, ये कोई बात नहीं है पौधे। ये एक ज़माने में बात थी कि रात की रानी हमने कितनी दफ़ा लगाई, घर में लगाई, हमने तो सांप नहीं देखे। और जब रात की रानी नहीं होती तब भी आपको छोटे ये इंसेक्ट्स मट्टी से मिलते हैं। आप इसके अंदर सर्दियों के अंदर अगर आप ट्रीज़ पे आते हैं तो उसमें आप सिट्रस फ्रूट ज़्यादातर है, लेमन है, संगता है, माल्टा है, मौसम्बी है, बेर है, सेब है, नाशपाती, ये ज़रा सर्दियों में ज़्यादा अच्छे फल देते हैं। और अगर आप वेजिटेबल्स पे आएंगे तो वेजिटेबल्स पे जो है वो पत्तों वाली सब्जियों के बहुत अच्छी बहार होती है, जिसमें पालक है, मेथी है, शलजम है, मूलियाँ हैं, गाजर है, गाजर, हाँ बिल्कुल, गाजर का हलवा बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना आपको सर्दियों में बहुत अच्छी। सलाद है, बहुत खूबसूरत पौधा भी है और बड़ा फैंसी पौधा भी है, तो ये चीज़ें सर्दियों में ज़्यादा काम रखते हैं। फिर एक सेशन में गाजर का हलवा खाते हैं मिलकर। जी मैं भाई मुझे ये बताइएगा कि अब हम थोड़ी सी सियासत को छोड़ देते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं, मुझे बताएं पर्सनल लाइफ के अंदर किन किन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ें तो मैं एक फलाही काम कर रहा हूँ, पर्सनल ज़ात के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं देखें, मैं जिक्र करता चलूँ कि मेरे वालिद साहब मेरे आइडियल हैं, ज़बरदस्त, और वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। मेरे वालिद साहब ने कहा, मुझे अक्सर कहते हैं, और मैं भी माशाल्लाह अभी तकरीबन 38 साल का हो गया हूँ, मैंने अपने वालिद साहब को अपनी ज़िंदगी में नमाज छोड़ते हुए नहीं देखा। कभी एक नमाज उन्होंने मेरे सामने मेरी 38 साल ज़िंदगी में ज़ाया नहीं की। सुभान अल्लाह। तो वो कहते हैं कि मैं 21 साल से कभी कोई नमाज नहीं छोड़ी, जब वालिद साहब 21 साल के थे। आप अंदाज़ा लगाएं, बाकी मामला भी ज़िंदगी के उनके ऐसे ही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मुझे दर्द देते हैं कि यार औरंगी हम छोड़ के जा चुके थे, फिर वालिद साहब को मैंने कहा कि हम बाहर स्कूल करते हैं। वालिद साहब ने कहा कि बाहर तो सभी कर लेंगे, सभी कमा लेंगे, आप इसी को खिदमत का भी पेशा भी बनाएं कि इसके साथ आप खिदमत भी करें। तो फिर औरंगी के अंदर ही आपने बच्चों को पढ़ाना है। अभी हम औरंगी के अंदर ही वर्क कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि औरंगी के बच्चे माशाल्लाह कम नहीं हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट आपको औरंगी से निकलता हुआ नज़र आया है। और मैं ये चाहता हूँ कि हम ये, जैसे आपने बात की कि कोई स्कूल छोटा बड़ा नहीं होता, हम ये बात वादे कर देना चाहते हैं बच्चों को भी, बच्चों के वालिदैन को भी, कि कोई स्कूल छोटा बड़ा नहीं होता। आप भेजें, वर्किंग करवाएं, इंशाल्लाह एतमाद करें इदारों पर, अपने बच्चों को। एक बात है, खुद भी चेक एंड बैलेंस करें कि आपका बच्चा क्या पढ़ कर रहा है। मकसद ये होता है कि स्कूल हर कुछ खोल के नहीं पिलाता, वो करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। साथ मुझे ये बताइएगा कि जाते जाते आप देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहोगे? देखिए, मैं आजकल के पेरेंट्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे वालिद साहब का भी रिसेंटली इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए उनकी। उन्होंने जिस तरह हम पे मेहनत करी, उन्होंने हमारी एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट की। और आज जैसे हम अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर जितना भी कामयाब हूँ, सारा क्रेडिट अल्लाह ताला के बाद मेरे वालिदैन गए। बिल्कुल यही चीज़ है, क्योंकि वालिदैन ही बच्चों को जो है ना आगे लेके जाता है। तो मेरी आजकल के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों पे फोकस करें, क्योंकि बच्चे देखिए, तालीम और तरबियत, पहले एक जुमला होता था तालीम और तरबियत, अब तालीम और तरबियत स्कूल में तो हो रही है लेकिन घर पे भी होनी चाहिए। जबरदस्त। आजकल का पेरेंट जो है उनको चाहिए कि जो है ना वो बच्चों पे फोकस करें, बच्चों से पूछें कि बेटा आप क्या पढ़ के आए हो, कोई इशू है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने स्कूल में हूँ, मेरे स्कूल में 200 की स्ट्रेंथ है तकरीबन, और हर पेरेंट के पास मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं ये कहता हूँ कि भाई कोई भी इशू है
कोई प्रॉब्लम हुई है बच्चे के साथ या कोई मैनेजमेंट में से कोई नहीं सुन रहा आपकी बात, तो आप पर्सनली मुझे एक वॉइस मैसेज कर दें, अगर मैं कॉल अटेंड नहीं कर रहा तो मैं उसको सॉल्व करूंगा। लेकिन जब तक हमें बताएंगे नहीं तो प्राइवेट स्कूल उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा इब्तिहाद साहब की इस बात से, इब्तिहाद की इस बात से कि अपने बच्चों के साथ इतने फ्रेंडली ज़रूर हों कि उसको आपको बताने में प्रॉब्लम ना हो कि मुझे इधर एक बैड टच हुआ या पॉजिटिव टच हुआ, ये बताना जरूरी है। आप क्या कहेंगे इस बारे में आलम भाई कि आजकल जो है वो पेरेंटिंग के अंदर नहीं, बच्चों को ना डांट सकते, भाई गलत बात पर डांटे तो बच्चा सुधरेगा ना। अब आप गलत खाना खाएंगे, एक्सपायर्ड खाना खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग होगी। आपको बच्चे को सुधारने के लिए गलत को ये साइड पे गया, ये फजूल सा कल्चर, हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है कि बच्चे को गिरफ्त में रखना है, क्या कहेंगे इस बारे में? असल में बात यह है कि आज जो सिस्टम हमारा है, फूड सिस्टम है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं है। अगर जो आ रहा है उसमें भी जो मिलावट है, ठीक है ना सर, तो हमारे बच्चों में इतनी सख्त नहीं है और ये कि हम उनको जो है पनिशमेंट करें, सही है। लेकिन जहाँ तक तरबियत के लिए डांट डपट करना है वो बहुत ज़रूरी है। अब इन्हीं वालिदैन से हम सवाल कर लेते हैं, हम 3 एजुकेशन से रिलेटेड जो है अफराद बैठे हैं, तो हम इनसे सवाल कर लेते हैं कि क्या आपने कभी अपने बच्चे को घर में नहीं डांटा? हम तो हमारी जो हम खुद भी वालिदैन है ना, हम देखते हैं कि हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों को उनकी माएँ जो है घर में ज़्यादा डांट रही होती हैं, ठीक है। बल्कि हम लोग कहते हैं भाई थोड़ा सा हल्का हाथ रखो, सही है ना। लेकिन अगर वही फीमेल पेरेंट्स जब आते हैं घर में, मर्द हजरात आते हैं, उनको स्कूल की शिकायत बता देती हैं, आज बच्चा आया, बच्ची आई, उसने ये बोला, तो वो इतने हाइपर आ जाते हैं, वो लड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं स्कूलों के लिए, ठीक है। ज़रा इस बात को आप सोचें कि अगर किसी टीचर ने आपके बच्चे को किसी वजह से डांटा है तो उसमें कोई भलाई होगी, आपके बच्चे ने कोई गलती की होगी, ठीक है। ये आने वाले वक्त में उसको गलतियों से दूर रखने के लिए उन्होंने जो है उसे डांटा होगा। आप 1000 दफ़ा उनको डांट लेते हैं, ये चीज़ ना उठाएं, इस चीज़ को यूज़ ना करें, ये ना खाएं, इधर जाएं उधर जाएं, ये सफाई रखें, वो ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर टीचर ने भी स्कूल के अंदर जो बच्चों को थोड़ा सा डांट डपट दी है तो आप जो है इसको बात को सोचेंगे कि जिस तरह आप यकीन करें, हम 3 लोग जो है स्कूल से रिलेटेड बैठे हैं। चूँकि मैं एक प्राइवेट एसोसिएशन से हूँ लेकिन मेरा अपना कॉलेज है, आप विज़िट कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। तो हम उतने ही जितने वालिदैन जो है अपने बच्चों के लिए बेहतरी के लिए जो है चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, तो उस्ताद भी वही चाहता है कि हमारे बच्चे जो है आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया आलम भाई, आपका मरगूब साहब बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया छोटे प्रिंसिपल साहब। तो अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और टाइम बिल्कुल खत्म है तो मैं सॉरी जी जल्दी से कीजिए। ये बात करना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि उमर भाई आपका क्या ख्वाहिश है? मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं मर जाऊँ तो मेरी नेकियों का सिलसिला जारी रहे। मैं सबके जारी के ऐसे काम करना चाहता हूँ, ऐसी नस्ल पे वर्किंग करना चाहता हूँ कि हमारे बाद वो ऐसे नेक काम करते रहे कि हमारे नेकियों का सिलसिला जारी रहे। जज़ाकल्लाह जी। इसी के साथ आज की प्रोग्राम में कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत खा हूँ। बट साहब, आदिल भाई, इरफान भाई, आसिफ भाई, खुरम भाई और बासित भाई हमारे पैनल पर मौजूद है। रमीज़ खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मौजूद होते हैं तो चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि कल वापस आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। भलाई करें तो भलाई लौट कर आती है। अल्लाह निगहबान।